हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। मेरे लास्ट वाले वीडियो में हमने समझा था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, आखिरकार डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बेसिक जानना बड़ा जरूरी है। और बेसिक क्या है बच्चों? अगर कहीं कोई बोलता है कि डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है ना। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, तो आप देखना, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी बनना। अगर जो डीएनए अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। अगर डीएनए अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन प्रोसेस नाम ही बता रहा है, कॉपी का बनना, एग्जैक्ट कॉपी का बनना। तो अब अगला वर्ड कौन सा आता है? ट्रांसक्रिप्शन। देखो बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन में एक वर्ड दिख रहा है आपको, कौन सा? ट्रांसक्रिप्ट। यहां पे वर्ड दिख रहा है कौन सा? ट्रांसक्रिप्ट। और ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, है ना। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। अगर किसी आदमी के पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, और वो उस नॉलेज को किसी किताब में किसी जगह पे लिखना चाहता है तो किसी लिपि का प्रयोग करेगा। मतलब वो अपने इंफॉर्मेशन को किसी लिपि के माध्यम से उसमें लिख देगा। जैसे हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का पालन करते हुए हिंदी के वर्ण को हम लोग लिखते हैं। तो लिपि में वो लिखेगा तो जिसको इंफॉर्मेशन था उसने अपने इंफॉर्मेशन को किसमें रिप्रेजेंट किया? लिपि में रिप्रेजेंट किया। उसी प्रकार बच्चों, हमारे अस्तित्व का, हमारे होने का और हमारे ऐसे होने का इंफॉर्मेशन कहां है? डीएनए के पास है। और ये डीएनए कहां होता है? हमारे हर सेल के न्यूक्लियस में होता है। अच्छा, जो डीएनए होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब वो इंफॉर्मेशन को चाहता है कि कुछ एक्सप्रेशन हो सके, कुछ उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे काम हो, तब तो फायदा है। अब इंफॉर्मेशन हम रखे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब वो थोड़ी है कि सिर्फ रखे रहना है। जिस चीज का इंफॉर्मेशन है वो करवाना भी तो है। तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन है तो वो चाहता है कि उस इंफॉर्मेशन को अपने लिपि में लिख दे। और डीएनए का जो लिपि होता है ना, वो आरएनए होता है। और आरएनए बनाने के प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसलिए ट्रांसक्रिप्ट कई जगहों पे आरएनए को बोला जाता है। तो ट्रांसक्रिप्ट इज द लिपि, आरएनए ऑफ डीएनए। तो डीएनए ने किया ट्रांसक्रिप्शन और किसका फॉर्मेशन कर दिया? आरएनए का। तो यहां पे आप बोलेंगे ये रहा डीएनए, और डीएनए के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को इसने कोड के रूप में संरक्षित रूप में लिपि के फॉर्म में बना दिया, है ना। तो बना दिया तो क्या बन के तैयार हो गया? ट्रांसक्रिप्ट बन के तैयार हो गया, आरएनए बन के तैयार हो गया। और ट्रांसक्रिप्ट बनने के फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है सभी को? अब सुनिए, ट्रांसक्रिप्ट बन गया। मान लो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन था और मुझे देवनागरी लिपि ही आता है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने कुछ लिख दिया इंफॉर्मेशन। लेकिन उसको पढ़ना किसको है? तो एक जर्मन आदमी को पढ़ना है। अब एक जर्मन आदमी उसको पढ़ेगा तो उसके तो देवनागरी पल्ले नहीं पड़ेगा, वो समझ ही में नहीं आएगा क्या लिख दिया है, क्या लिखा हुआ है। तो क्या करेगा? वो किसी ट्रांसलेटर को बुलाएगा और ट्रांसलेटर को कहेगा कि भाई इसको पढ़ पढ़ के हमको समझाओ कि क्या लिखा हुआ है। यानी कि जो कोड लिखा हुआ है, जो चीजें लिखी हुई हैं, उसको आसान भाषा में समझाओ कि क्या लिखा हुआ है। अब दिक्कत यह है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर होता है वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर करता है, हम लोगों के सेल में न्यूक्लियस के अंदर करता है। और इसको पढ़ने के लिए इसको बाहर जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस के बाहर जाना पड़ेगा। और न्यूक्लियस के बाहर ये कहां निकलेगा? साइटोप्लाज्म में निकलेगा, जहां राइबोसोम होंगे। और राइबोसोम पे इसको पढ़ा जाएगा कि ये कौन सा कोड लेके आया है, और उस कोड की मदद से पढ़ पढ़ के वैसा प्रोटीन बनाया जाएगा।
मतलब आरएनए हैज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करना बड़ा जरूरी है। इसलिए जिस प्रोसेस में बच्चों ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, जो ट्रांसक्रिप्ट है इसके ऊपर जो कोड्स हैं उस कोड्स को पढ़ना और पढ़ के उसके अनुसार अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करके जो इंफॉर्मेशन के तहत करवाना था वो करवाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है इंफॉर्मेशन को एक कोड के रूप में लिख देना। प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और अपने ही जैसा का एग्जैक्ट कॉपी बना लेना को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा होगा, एक सेल से नए सेल बन रहा होगा, तो जो एक सेल में इंफॉर्मेशन है वही उस नए सेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन उसमें एग्जैक्टली होना चाहिए, इसका मतलब है वो एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, और एग्जैक्ट कॉपी बनने के फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। लेकिन क्या ये रेप्लिकेट करने के दौरान इंफॉर्मेशन का कोई उपयोग हुआ क्या? नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन एक किताब से दूसरे किताब में छाप दिया गया, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। यानी कि रेप्लिकेशन कभी भी एक्सप्रेस करने का फिनोमेना नहीं है। अगर डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? एक्सप्रेस करने के लिए अपने नॉलेज को कोड में लिखेगा, और उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। और उस लिखे हुए कोड को पढ़ के अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के निश्चित प्रोटीन बनाने के फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो एक्सप्रेशन में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन होगा। लेकिन क्या एक्सप्रेशन में रेप्लिकेशन को आप कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। सोचना भी मत, क्योंकि रेप्लिकेशन में तो एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन हो रहा है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए, ये तीन टर्म जो बड़ा भयावह लगते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा चीज है, अगर आप इस शब्द को तोड़ना सीख जाएं तो शायद ये तीन टर्म खुद ही हल्ला करके बता रहा है कि भाई मेरा अर्थ ये है। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी बनाओ, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको कोड के रूप में लिख दो, जो लिखावट है उसका नाम ट्रांसक्रिप्ट है या फिर आरएनए है, और उस आरएनए पे जो कोड्स हैं उस कोड्स को पढ़ के अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के वैसा प्रोटीन बना देने के फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो बताइए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वर्ड समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी लोगों को? तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। आखिरकार डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे करता है ना? रेप्लिकेशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है मेरी ये। और रेप्लिकेशन में आपने ये देखा होगा, कुछ बातें सीखने को मिली होंगी कि पूरा का पूरा डीएनए एग्जैक्ट कॉपी बना देता है। आपने ये भी सीखा रेप्लिकेशन में कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड पे काम करता है, यानी कि जो नया कॉपी ऑफ डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक स्ट्रैंड बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। आपने ये भी सीखा कि न्यू स्ट्रैंड के बनने का डायरेक्शन हमेशा 5' से 3' होता है। आपने ये भी सीखा कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी के नियम का पालन करता है। मतलब पेरेंट स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री में नए स्ट्रैंड पे जुड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर पेरेंट स्ट्रैंड में एडेनिन है तो नए स्ट्रैंड पे एडेनिन के सामने थाइमीन जुड़ेगा। अगर पेरेंट स्ट्रैंड पे गुआनिन है तो नए स्ट्रैंड पे गुआनिन के सामने साइटोसिन जुड़ेगा। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्प्लीमेंटेरिटी का नियम पालन करता है। डीएनए रेप्लिकेशन 5' से 3' डायरेक्शन में होता है और डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड का होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने उस वीडियो के माध्यम से सीखा है, और जिन्होंने नहीं सीखा वो फटाफट जाइए और इसी चैनल पे इस वीडियो से पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नाम का एक वीडियो होगा, उसको ध्यान से जरूर पढ़ें। उम्मीद है वहां से आप सभी लोगों को समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए।
डेफिनेशन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करने जा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए से क्या बनाने वाले हैं, आरएनए बनाने वाले हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए से हम क्या बनाने वाले हैं, आरएनए बनाने वाले हैं। ठीक है। आरएनए की अगर जहां तक बात करें तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर आपको पुरानी बातें याद हो तो यह ध्यान होना चाहिए कि जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। और इसके अंदर कौन सा शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है। इसके अंदर थाइमीन पाया जाता है और इसके अंदर थाइमीन अब्सेंट होता है और उसकी जगह पे यूरासिल पाया जाता है। अच्छा, दोनों में कॉमन कौन पाया जाता है, दोनों में कॉमन है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, और इसमें भी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए और आरएनए में कॉमन चीज कौन है, तो आप बोलेंगे एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन कॉमनली दोनों में पाया जाता है। लेकिन अनकॉमन चीज कौन है, तो ये दोनों अनकॉमन चीज है। डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होता है उसका नाम डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, जबकि आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होता है उसका नाम राइबोज शुगर होता है। डीएनए के अंदर जो एक पायरामिडीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में है वो थाइमीन होता है, जबकि आरएनए में जो सब्स्टिट्यूटेड पायरामिडीन का दूसरा रूप है यूरासिल वो पाया जाता है। लेकिन साइटोसिन नाम का सब्स्टिट्यूटेड पायरामिडीन दोनों के अंदर कॉमनली पाया जाता है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है। दूसरा चीज, अगर आरएनए के बारे में हल्का फुल्का आपको ज्ञात हो, हम अगले वीडियो में आरएनए के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। लेकिन अगर आरएनए के बारे में आपको ज्ञात हो, थोड़ा भी याद हो, तो आरएनए जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक आरएनए होते हैं वो वायरसेस के अंदर पाए जाते हैं, और जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं वो हम सब के अंदर होता है। नॉन जेनेटिक आरएनए यूजुअली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, टीआरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। और चूंकि बात हम या तो अपनी करेंगे या प्रोक्रियोट की बात करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह की बात करेंगे, और ना हमारे अंदर और ना प्रोक्रियोट के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल वायरसेस का होता है। इनफैक्ट सारे वायरसेस का भी नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी नाम का एक वायरस होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। क्लियर है? इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, सारे वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता है, लेकिन हाँ आरएनए किनका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आप जवाब देंगे वायरसेस का होता है। बाकी आरएनए को लेके एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आप अच्छे से समझना, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। अभी मुद्दा से नहीं भटकते हैं और अभी समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डीएनए से क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों, आरएनए बनाने जा रहे हैं। तो अब फटाफट पूरा ध्यान आपका वीडियो पे होना चाहिए ताकि आपको बेसिक लेवल से नीट लेवल तक सब कुछ समझ में आए अबाउट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है ना। अब ये डीएनए का अगर स्ट्रैंड है तो ये इसका 5' इंड होगा, तो ये 3' इंड होगा। तो इधर वाला इसका ये 3' इंड होगा, तो ये कौन सा इंड होगा, 5' ये है। अब अगर इसको हम गौर से देखें तो जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, वो तो आपको दिख रहा है। अच्छा, यहां अगर एडेनिन होगा, यहां गुआनिन होगा, यहां साइटोसिन होगा, गुआनिन होगा, थाइमीन होगा, थाइमीन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और एडेनिन होगा। तो बच्चों दूसरे स्ट्रैंड पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दूसरे स्ट्रैंड पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन होगा, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, थाइमीन, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन, गुआनिन का साइटोसिन, थाइमीन का एडेनिन, थाइमीन का एडेनिन, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन और एडेनिन का थाइमीन। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए रेड कलर से जो मार्क्ड है वो 1 स्ट्रैंड है और ब्लू कलर से जो मार्क्ड है वो दूसरा स्ट्रैंड है, और ये दोनों स्ट्रैंड आपको दिख रहा है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। क्लियर है?
अब क्वेश्चन आता है कि जैसे रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था और करना चाहिए भी था, अगर दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो एग्जैक्ट कॉपी कैसे बन पाता? तो एग्जैक्ट कॉपी तो हमको बनाना था, लेकिन यहां तो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं मतलब हमको क्या करवाना है? आरएनए बनवाना है। तो आरएनए बनवाना है तो अब सवाल उठता है, क्या ये दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? चलो करवा के देखते हैं, पहले एक बार करवा के देखते हैं और फिर प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर सॉल्यूशन पे बात करते हैं, है ना? तो मान लीजिए ये दोनों स्ट्रैंड एक ही समय पे ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा है, एक ही समय पे, मतलब जिस समय ये ब्लू वाला भाग ले रहा है उसी समय ये रेड वाला भी भाग ले रहा है। क्लियर है? तो चलिए, ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन भी ना बच्चों 5' से 3' होता है, और उसका कंसेप्ट हम बता चुके हैं। हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ने का डायरेक्शन 3' की तरफ होता है, क्योंकि 3' की तरफ OH खाली होता है। ये पूरा डायग्राम के माध्यम से आपको प्रीवियस वीडियोज में समझाया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है फटाफट जाके देखें और उसको समझें, है ना? तो ये होता है 5' से 3' डायरेक्शन होता है। तो इधर भी नया स्ट्रैंड ऑफ आरएनए जो बनेगा वो 5 से 3 बनेगा। और सबसे कमाल की बात क्या है बच्चों ना, जैसे रेप्लिकेशन कॉम्प्लीमेंटैरिटी के नियम का पालन करता है, उसी प्रकार ट्रांसक्रिप्शन भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी के नियम का पालन करता है। मतलब जो नया स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनेगा वो तो 5' से 3' बनेगा, लेकिन वो ओरिजिनल डीएनए के एंटी पैरेलल बनेगा। यानी कि ओरिजिनल डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड भाग लेगा? तो 3 से 5 वाला। कौन सा लेगा? 3 से 5 वाला। तो देखिए, ये लाल वाला का 3 से 5 इधर है, यही ना है? इस लाल वाले का 3 से 5 इधर है, और इस ब्लू वाले का 3 से 5 जो है वो इधर है। ये दोनों भाग लेगा। तो हम क्या करते हैं ना, इस दोनों को थोड़ा, ये जो सांप जैसा ऐसे ऐसे बना रखे हैं, इसको थोड़ा सीधा करके दिखाते हैं आपको, ताकि क्लियर रहेगा। तो एक स्ट्रैंड है रेड वाला, लीजिए रेड वाला स्ट्रैंड ये रहा, क्लियर है? और एक स्ट्रैंड है ब्लू वाला, लीजिए ब्लू वाला स्ट्रैंड ये है। वो जो सांप जैसा टेढ़ा टेढ़ा था उसको हम पकड़ के कर दिए सीधा सीधा। अब वही सब सीक्वेंस लिख देते हैं जो हम यहां लिखे हुए थे। ब्लू वाले में क्या लिखे हुए थे? T लिखे हुए थे, C लिखे हुए थे, G लिखे हुए थे, C लिखे हुए थे, A लिखे हुए थे, A लिखा हुआ था, C लिखा हुआ था, G लिखा हुआ था और T लिखा हुआ था। तो लाल वाले में इसके कॉम्प्लीमेंटैरिटी कौन होगा? तो T का सामने होगा A, C के सामने होगा G, G के सामने होगा C होगा। उसी तरीके से इस G के सामने जो होगा C होगा, A के सामने T होगा बच्चों, A के सामने T होगा, A के सामने T होगा, C के सामने G होगा, G के सामने C होगा, T के सामने A होगा। सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बच्चों G और C के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। A और T के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक बना रखा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए गुआनिन और साइटोसिन आपस में जुड़ते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और थाइमिन और एडेनिन आपस में जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो बच्चा ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो देख रहा है उससे पूरी उम्मीद है कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन वो जानता है। और फिर से याद दिला दूं, जिनको ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है वो पहले प्रीवियस वीडियो देखें, तब ये वीडियो देखें। क्लियर है? तो चलिए, ये रहा इसके बारे में। अब आ जाइए फटाफट, इसका 3' से 5', लाल वाले का 3' किधर था? इधर। 5' किधर है? इधर। इसका 3' किधर है? इधर। 5' किधर है? इधर। तो अगर दोनों स्ट्रैंड बच्चों, अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है तो ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन कैसा होगा? इसके 3 से 5 की तरफ चलेगा और इसके 3 से 5 की तरफ चलेगा। बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? नया स्ट्रैंड तो 5 से 3 बनता है ना, तो पुराने वाले के 3 से 5 ही ना बनेगा जी। अगर नया 5 से 3 बनता है तो पुराने वाले के तो 3 से 5 ही बनेगा। बोलोगे का है? अरे कॉम्प्लीमेंटैरिटी का नियम पालन करता है, एंटी पैरेलल बनता है, तो जाहिर सी बात है अगर एक बनता है 5 से 3 तो पेरेंट वाला कौन सा होना चाहिए? 3 से 5 होना चाहिए। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अब आप देखिए फटाफट, अगर अगर इसका नियम पालन हुआ तो बताइए इस वाले से एक नया आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा सर। टी के सामने कौन बनेगा? टी के सामने ए आएगा,
सी के सामने कौन आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने कौन आएगा, जी के सामने सी आएगा, जी के सामने कौन आएगा, सी आएगा, ए के सामने आना तो चाहिए टी, आना तो चाहिए टी, लेकिन टी जो होता है वो सिर्फ डीएनए में होता है, और डीएनए आरएनए में टी की जगह पे कौन होता है, यूरासिल होता है बच्चों। आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, आरएनए में उसकी जगह पे कौन होता है, यूरासिल। और ये क्या बना रहे हैं हम, ये आरएनए बना रहे हैं बच्चों, इसका 5 डैश इधर है, तो कॉमन सेंस है, ए के सामने कौन आएगा, यू आएगा, ए के सामने कौन आएगा, यू आएगा, सी के सामने कौन आएगा, जी आएगा, जी के सामने कौन आएगा, सी आएगा, टी के सामने कौन आएगा, ए आएगा। बताओ एक आरएनए बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ, कौन से दिशा में बन के तैयार हुआ, 5 डैश से 3 डैश के दिशा में तैयार हुआ, हुआ सेम। मैंने क्या बोला था, ये दोनों स्ट्रैंड एक ही बार में ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, एक ही बार में ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है बच्चों, तो उसी समय ये भी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होगा और ये भी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होगा, तो क्या होगा, इसका आरएनए इधर बनेगा 5 डैश से 3 डैश, ये इसका 5 डैश है और ये इसका 3 डैश है। बताइए ए के सामने कौन आएगा, यू आएगा, सी के सामने कौन आएगा, जी, जी के सामने कौन आएगा, सी, टी के सामने कौन आएगा, ए, टी के सामने कौन आएगा, ए, सी के सामने कौन आएगा, तो जी, सी के सामने कौन आएगा, तो जी, सी के सामने कौन आएगा, तो जी, और ए के सामने कौन आएगा, तो यू, ए के सामने कौन आएगा, यू आएगा। हमने ऐसा माना कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है और वो भी एक ही समय पे लेता है। क्या माना, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है और एक ही समय पे लेता है। और अगर एक ही समय पे लेता है तो बताइए 2 आरएनए बन के तैयार हुए कि नहीं बच्चों, बिल्कुल तैयार हुए। और अगर बिल्कुल तैयार हुए तो आप देखो जरा, इसका 5 इधर है और इसका 3 इधर है, बताओ ये दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, ये दोनों बना हुआ आरएनए, ये दोनों बना हुआ आरएनए एक दूसरे का एंटी पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। और अगर एंटी पैरेलल हुआ तो यू के सामने कौन है, ए है, जी के सामने कौन है, सी है, सी के सामने कौन है, जी है, ए के सामने कौन है, यू है, ए के सामने कौन है, यू है, जी के सामने कौन है, सी है, जी के सामने कौन है, सी है, जी के सामने कौन है, जी के सामने यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये सी है तो यहाँ जी होगा, अच्छा यहीं पे तो गड़बड़ कर दिए थे, यहाँ पे हमको जी लिखना चाहिए था ना, और यहाँ जी है तो यहाँ पे कौन होगा, सी होगा। तो जी के सामने देखो कौन है, सी है, और यू के सामने कौन है, देखो ए है। ये देखो ये दोनों आरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं बच्चों, बताओ, अरे बताओ, ये दोनों आरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, बिल्कुल है। दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल है। दोनों एक समय पे बना है कि आगे पीछे, तो एक समय पे बना है। तो सर क्या होगा, तो ये होगा कि अब ये दोनों भाई साहब आपस में जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। अब इस कोड को हम बनाए थे कि तुम बाहर जाओ और राइबोसोम को बताओ कि भाई ये वाला प्रोटीन हमको बनाना है, इस कोड को भी बनाए कि तुम बाहर जाओ और राइबोसोम को बताओ कि हमको ये वाला प्रोटीन बनाना है। ये दोनों एक के समय पे बन गया, ये दोनों एक दूसरे का क्या निकला, कॉम्प्लीमेंट्री निकला। तब बताओ ये दोनों आपसे में साठ गांठ कर लेगा कि नहीं कर लेगा, ये दोनों एक दूसरे का एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री निकला, तो बताओ ये दोनों आपस में साठ गांठ करेगा कि नहीं करेगा। ये दोनों आपसे में साठ गांठ करके दोस्ती करके आपसे में रह जाएगा। इधर डीएनए सोच रहा है कि अरे हम बना के भेजे, राइबोसोम बार बार फोन घुमा रहा है कि हमको मिलवे नहीं किया। कैसे मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा, ये दोनों आपसे में साठ गांठ कर लिया, ये दोनों आपस में ही जुड़ गया। ये दोनों आपस में क्यों जुड़ गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री था। अच्छा ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री क्यों था, क्योंकि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड मानवे नहीं किया। दोनों स्ट्रैंड कहता है कि हम भी बनाएंगे तो हम भी बनाएंगे। अब दोनों अगर हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे तो कांड तो होगा ही ना। इसलिए परिवार में जब 4-5 लोग, 2 लोग, 10 लोग रहते हैं तो सब लोग अगर जिद्दी हो जाए और सब कहे कि हम भी डिसीजन लेंगे, हम भी डिसीजन लेंगे, हम भी डिसीजन लेंगे, हम भी डिसीजन लेंगे, तो कांड हो जाता है। तो अक्सर 2 लोगों के परिवार में डिसीजन मेकिंग किसी एक के पास ही होना चाहिए। अगर दोनों के पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगा ना तो एक कहेगा कि हम ये वाला डिसीजन लिए, एक कहेगा हम ये वाला डिसीजन लिए, दोनों का डिसीजन आपस में फिंटूस हो जाएगा और कोई काम नहीं हो पाएगा।
तो अक्सर आप ही गौर किए होंगे, जिस घर में दो लोग हैं और दोनों डिसीजन लेते हैं, उस घर में सही डिसीजन नहीं लिया जाता है। लेकिन डीएनए को डिसीजन सही लेना है। अगर डीएनए गलत डिसीजन ले लिया ना तो हम गए, ह्यूमन का अस्तित्व खत्म, बीमारी हो गया, मौत भी हो सकती है। इसका मतलब सिंपल लॉजिक है कि डीएनए को डिसीजन सही लेना है कि ऐसे ही गलत सलत ले लेना है, तो सही लेना है। तो ये दोनों स्ट्रैंड में आपस में कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, तालमेल बिठा रखा है कि भाई दोनों जो है ना डिसीजन नहीं लेंगे, कम से कम साथ साथ तो नहीं लेंगे। अगर हम साथ साथ डिसीजन ले लेंगे तो हम दोनों आदमी का डिसीजन बन जाएगा एक दूसरे का उल्टा, और ये दोनों एक दूसरे आपस में जुड़ जाएगा, और जो हमको काम करवाना था वो होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो क्या समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा कि नहीं लेगा? तो नहीं लेगा। तो आप बोलोगे सर आप तो बताए कि दोनों एक साथ लेगा तब ना प्रॉब्लम है, आगे पीछे ले तो आगे पीछे ले, इसको 1 घंटा पहले बना दे और तब अगला वाला 1 घंटा बाद बनाए। ई पहले बन के पहले ही राइबोसोम पे चला जाएगा, अपना प्रोटीन बना देगा, ई पहले ही ई बाद में 1 घंटा बाद राइबोसोम पे जाएगा, अब फिर प्रोटीन बना देगा। चलो ये भी मान लेते हैं तुम्हारा बात, चलो करके देखते हैं। अब देखो जरा बच्चों, अब हम मानते हैं कि ये वाला जो डीएनए है ना वो 1 घंटा पहले इस आरएनए को बना दिया, और ये आरएनए जो है वो राइबोसोम पे जाके अपना प्रोटीन बनवा रहा है। तो क्या बनवाएगा? देखिए कोड पढ़िए, कोड हमेशा ना 3-3 करके पढ़ा जाता है। क्यों? हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे जेनेटिक कोड नाम के टॉपिक के तहत। ठीक है, अभी मान लीजिए कि 3-3 सीक्वेंस को मिला के एक कोड पढ़ा जाता है, ये तरीका है। तो मान लीजिए ये तीनों मिलके एक कोड, ये तीनों मिलके एक कोड हो गया, ये तीनों मिलके एक कोड हो गया, ये तीनों मिलके एक कोड हो गया। ई फलाना कोई अमीनो एसिड को कोड करता है अमीनो एसिड 1, ये फलाना कोई अमीनो एसिड को कोड करता है अमीनो एसिड 2, और ये फलाना कोई अमीनो एसिड को कोड करता है अमीनो एसिड 3, और ये तीनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ गया है और एक फलाना प्रोटीन बन के तैयार हो गया है। बताओ प्रोटीन बना कि नहीं बना? प्रोटीन बन गया। तब बाहर वाला सब दुनिया का जो लोग है, न्यूक्लियस के बाहर वाला सब, वो सब क्या सोचेगा कि ये फलाना प्रोटीन बनाना है ना, तब फलाना आरएनए बनना चाहिए, और ये फलाना आरएनए बनना है ना तो इस चिलाना डीएनए को खोजना पड़ेगा। मतलब ई डीएनए जाना जाता है इस प्रकार के प्रोटीन के लिए। समझ में आया? लेकिन 1 घंटा बाद इसी डीएनए का दूसरा हिस्सा ये वाला आरएनए बना दिया, और ये वाला आरएनए अगर बना दिया तो अब बताओ क्या होगा? अब ये होगा कि इस कंडीशन में ये होगा एक कोड, ये होगा दूसरा कोड, और ये होगा तीसरा कोड। अच्छा, कोड बनाने में भी एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसलेशन भी ना 5' से 3' होता है, तो उस हिसाब से पहला कोड इधर से काउंट होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन होगा 5 से 3, तो पेरेंट तो 3 से 5 ना लेंगे, तो पहला अमीनो एसिड ये वाला होगा, दूसरा ये होगा, और तीसरा ये वाला होगा। क्लियर है? तो इधर लेना है 3 से 5 लेना है, तो इसका कौन होगा? अमीनो एसिड 1 हो जाएगा, अमीनो एसिड 2 हो जाएगा, अमीनो एसिड 3 हो जाएगा, ये सब आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन आप देखो जरा, इसका कोड नंबर 1 कौन है जी? इसका कोड नंबर 1 है ACG, इसका कोड कौन है 1? UGC। अरे ACG UGC क्या एक के कोड है? अलग अलग ना कोड है। तो अगर ये कोड फलाना अमीनो एसिड को बनाता है तो क्या ये कोड भी उसी अमीनो एसिड को बनाएगा? संभव नहीं है। तुम बोलोगे नहीं पहला कोड ये वाला है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। कौन सा कोड है? ACG पहला कोड है, इसका है UGG। क्या ये कोड और ये कोड सेम है? नहीं। तो जो अमीनो एसिड को ये बनाएगा उसी अमीनो एसिड को ये कोड करेगा? नहीं। इसका मतलब है ये एक अलग प्रोटीन का निर्माण करेगा और ये एक अलग प्रोटीन का निर्माण करेगा। ये लीजिए, ये अलग ही खेल चल रहा है। ये अलग खेल ये चल रहा है कि एक घर है, उसमें 2 लोग हैं, और घर थोड़ा सा अच्छा परिवार है, मतलब एक अच्छा ऐसा परिवार है जो आइडियल परिवार है और वो बहुत सारे लोगों का मदद करता है। तो उसमें हस्बैंड कहा कि ये वाला काम करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे।
तो हस्बैंड कहा गरीबों की मदद करेंगे, तो सामान बांटना चालू कर दिया, खाना पीने का सामान बांटना चालू कर दिया। तो अब गरीब लोगों को जानकारी है कि खाना कहाँ मिलेगा, तो फलाना के घर से मिलेगा। 1 घंटा तक ये काम करवा दिया, या 1 साल तक मान लो ये काम करवा दिया। 1 साल के बाद कहता है, वाइफ कहती है कि नहीं नहीं बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, गरीब सबको हम मार मार के भगाएंगे, हम नहीं बांटेंगे, हम क्या करेंगे, मार मार के भगाएंगे। अब देखो मार्केट में क्या न्यूज फैला हुआ था कि इस घर में जाओगे तो इस घर का जो आदमी है, इस घर का जो आदमी है उसमें वाइफ हस्बैंड दोनों आ रहा है, वो जो लोग हैं वो खाना बंटवाते हैं। तो उसका इमेज बना हुआ था कि खाना लेना है तो कहां जाना होगा, इस घर में जाना होगा। जबकि 1 साल के बाद वाइफ जब डिसीजन लेने लग गई तो मालूम चला कि गरीब को मार मार के भगाने लग गई, मार मार के भगाने लग गई। डिसीजन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ, उस घर का इंटेग्रिटी मेंटेन रहा, उस घर का अस्तित्व मेंटेन रहा। अब कौन विश्वास करेगा उस घर पे? एक समय के लिए खाना खिला रहे हो, एक समय के लिए मार के भगा रहे हो, तो उस घर पे कोनो विश्वास नहीं करेगा, उसके बाद पे कोनो विश्वास नहीं करेगा। उसी प्रकार से ई डीएनए का नाम फेमस हुआ था कि ये वाला प्रोटीन बनाएगा, इसी डीएनए का दूसरा वाला स्ट्रैंड वो वाला प्रोटीन बनवा दिया। यानी कि एक ही डीएनए 2 प्रोटीन बनवा रहा है। ये कैसे होगा जी? एक ही डीएनए 2 प्रोटीन कैसे बनाएगा? डीएनए का एक ही टुकड़ा 2 प्रोटीन बना रहा है, ऐसा कैसे होगा? गड़बड़ है ना, गड़बड़ है। तो अब बताइए, अगर एक साथ करता है तो ये दोनों आरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, तो आपसे में जुड़ जाता है। और अगर आगे पीछे करता है तो प्रोटीने 2 तरह का बना देता है। ये दोनों में परेशानी है, तो डीएनए बेचारा क्या करे? तो डीएनए दो है ना, 2 भाई था, दोनों 2 स्ट्रैंड था, दोनों आपस में किया सांठगांठ, कहा भाई देखो कुछ ऐसा है, अगर प्रोटीन बनवाना है और अपना सम्मान भी बचाना है तो इस दोनों काम को करने के लिए कोई एक के डिसीजन लो और दूसरा चुपचाप बैठल रहो। डिसीजन हमको लेने दो और दूसरा जो है वो चुपचाप बैठे रहो। जो डिसीजन लेता है वही ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, और जो चुपचाप बैठा रहता है बच्चों, वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है। क्या सीखा आपने? क्या दोनों लोगों को डिसीजन लेना जरूरी था कि किसी एक पे भरोसा करते हुए उसको डिसीजन मेकर बनाना चाहिए था? तो किसी एक पे भरोसा करके उसको डिसीजन मेकर बनाना चाहिए था। तो क्या डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा? नहीं लेगा। सिर्फ एक लेगा कि दोनों लेगा? सिर्फ एक लेगा। तो दूसरा ने त्याग किया कि नहीं किया? त्याग किया, तो उस त्याग के बदले उसको कुछ तो इनाम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो जिसने डिसीजन लिया ना, जिसने डिसीजन लिया उसने त्याग करने वाले को कहा कि जाओ, तुम हमेशा मेन नाम से जाने जाओगे, तुम आरएनए के स्ट्रक्चर के बराबर हो, सिमिलर हो, तो तुम हमेशा कोडिंग के नाम से जाने जाओगे, और हम बनाते हैं फिर भी हम नॉन कोडिंग के नाम से जाने जाएंगे। त्याग का कुछ तो इनाम मिलना चाहिए था। तो बच्चों समझिए, यहां पे एक स्ट्रैंड ने पूरा त्याग कर दिया और एक स्ट्रैंड को कहा कि भाई आप डिसीजन मेकिंग करो, हम नहीं करेंगे। तो यहां पे दूसरे वाले को भी खुश किया गया है। चलिए समझते हैं। ये है डीएनए के 2 स्ट्रैंड, 5' 3' 3' 5', और ये यहां पे इस तरीके से जुड़ा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, हमने ये माना कि ये वाला स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, ये वाला स्ट्रैंड। तो इस स्ट्रैंड ने ट्रांसक्रिप्शन में भाग लिया, तो इस स्ट्रैंड ने तो त्यागे ना किया, ये कहा कि जाओ कोई बात नहीं, तुम ही लो भाई मेरे, हम नहीं लेंगे। तो ये त्याग किया और ये नाम दिया, इसके वजह से सीक्वेंस बनता है। अब इसके वजह से सीक्वेंस बनता है, तो देख लीजिए, यहां कुछ नमूने के तौर पे हम लिख देते हैं। यहां गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमीन है, एडेनिन है और एडेनिन है। इसका उल्टा यहां पे कौन होता होगा बच्चों? साइटोसिन, यहां पे गुआनिन, यहां पे एडेनिन, यहां पे थाइमीन, यहां पे थाइमीन। अब ये अगर ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा तो जो आरएनए बनेगा वो तो ऐसा बन जाएगा, और आरएनए इधर 5' होगा और इधर कौन होगा? 3' होगा। तो जी के बदले यहां कौन बनेगा? सी बनेगा। सी के बदले कौन बनेगा? जी बनेगा। टी के बदले कौन बनेगा? ए बनेगा। ए के बदले कौन बनेगा? यू बनेगा। ए के बदले कौन बनेगा? यू बनेगा। ये बताओ, आरएनए बन गया। अब इस आरएनए के स्ट्रैंड को ना तुम गौर से इस वाले के साथ मिलाओ, तो देखो जरा, सी के सामने सी है कि नहीं?
जी के सामने जी है कि नहीं, ए के सामने ए है कि नहीं, यू, अच्छा आरएनए में ना यू, डीएनए में यू की जगह टीए होता है तो बात बराबर है, यू की जगह टीए होता है तो बात बराबर है। तो आपको लग नहीं रहा है कि आरएनए का सीक्वेंस और जो स्ट्रैंड त्याग किया था, जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लिया था, ये दोनों स्ट्रैंड का सीक्वेंस सेल्फ रीडिंग दे रहा है कि नहीं, एकदम सेम टू सेम रीडिंग दे रहा है कि नहीं, तो एकदम सेम टू सेम रीडिंग दे रहा है। और अगर सेम टू सेम रीडिंग दे रहा है तो यहां पे इसने कहा कि हम ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते हैं, तुमने दिया है बलिदान, तो तुम्हारा नाम होगा कोडिंग स्ट्रैंड। एक ऐसा स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग ना लेते हुए भी कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूजुअली आप सोचते हैं कोडिंग स्ट्रैंड तो उसको ना कहना चाहिए जो कोड बनाता है। ना बच्चों, एक ने डिसीजन लिया, दूसरे ने त्याग किया, तो डिसीजन वाले ने भी कोडिंग का नाम त्याग वाले को दे दिया, और इस तरीके से ये दूसरा वाला जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है उसका नाम पड़ गया कोडिंग स्ट्रैंड, उसका नाम पड़ गया कोडिंग स्ट्रैंड। चलो ये तो खैर समझने वाली बात थी। आखिरकार अब कोडिंग स्ट्रैंड नाम क्यों पड़ा? कोडिंग स्ट्रैंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोड तो आरएनए के ऊपर होता है, और देखो जैसा कोड आरएनए के ऊपर होता है वैसा सेम टू सेम उस डीएनए स्ट्रैंड का होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है। मतलब आपसे अगर कोई पूछेगा कि आरएनए कैसा बनेगा, तो आप बोलना कि डीएनए के उस स्ट्रैंड के जैसा बनेगा जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है, जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है। तो उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं बच्चों? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इस स्ट्रैंड को कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, और इसी को हम लोग कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, क्योंकि ये आरएनए के जैसा होता है। और जो भाग लेता है बच्चों उसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर हम कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? एंटी सेंस स्ट्रैंड, या फिर हम लोग इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट मतलब उसको देख देख के इधर लिखने वाला, तो इसको देख देख के आरएनए लिखा गया है, लेकिन आरएनए कैसा लिखा गया है? इसके जैसा लिखा गया है कि उल्टा लिखा गया है? तो उल्टा लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है, इसलिए नाम रख गया है आरएनए एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। आप देख रहे हो त्याग की कितनी बेहतरीन परिभाषा निकल के आई। एक ने त्याग किया कि तुम डिसीजन लो, और डिसीजन लेने वाले ने त्याग किया कि जाओ डिसीजन तो हम लेंगे लेकिन नाम तुम्हारा फेमस होगा। डिसीजन हम लेंगे लेकिन नाम तुम्हारा फेमस होगा, अस्तित्व तुम्हारा फेमस होगा। और इस तरीके से इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड हो गया और इसका नाम एंटी सेंस स्ट्रैंड हो गया, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। क्लियर है बच्चों आप सभी लोगों को? तो यहां तक आपने सीखा कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या डीएनए का दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है या डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है। तो आप बोलेंगे सर एक ही को करना चाहिए, दोनों करेगा तो कांडे हो जाएगा। क्या कांड हो जाएगा बच्चों? तो अगर दोनों एक साथ कर दिया तो दोनों फॉर्म्ड आरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो आपस में जुड़ जाएगा और राइबोसोम इधर फोन घुमाते रह जाएगा, लेकिन आरएनए वहां तक पहुंच नहीं पाएगा और प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। नो प्रोटीन, नो एंजाइम, नो मेटाबॉलिक रिएक्शन, आदमी खत्म। क्लियर है? अगर दोनों आगे पीछे करके आरएनए का फॉर्मेशन करता है, एक थोड़ा देर पहले एक थोड़ा देर बाद, तो ऐसे में उसके अस्तित्व, उसके इंटेग्रिटी पे भरोसा नहीं रहेगा कि ये डीएनए का टुकड़ा, ये फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए कभी ई प्रोटीन बनवाता है, कभी ई प्रोटीन बनाता है। ये बनवाना क्या चाहता है? इंटेग्रिटी भी मेंटेन करना है। अब तुम हम पे भरोसा करते हो कि मेरे पास जो नॉलेज है उससे आपको कुछ फायदा होगा, हम कभी तुरंत ही बात बोल देते हैं, तुरंत ही बात बोल देते हैं, तो हम पे भरोसा करेगा जी? नहीं ना करेगा, तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा चाहे जिस स्थिति में हो हम एक ही बात पे अमल करेंगे, एक ही बात पे टिके रहेंगे और वही बात बोलेंगे। तो डीएनए पे इस लेवल का भरोसा है। और डीएनए का फ्रेगमेंट कहता है कि कभी ई बनाओ कभी यू बनाओ, पगला नहीं जाएगा? सब पगला जाएगा। इसका मतलब डीएनए आपस में सांठगांठ कर लिया कि हम दोनों स्ट्रैंड कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करें कि ना करें, तो हम दोनों स्ट्रैंड कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट
नहीं करेंगे बच्चों, नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोडिंग स्ट्रैंड समझ में आया? जो डीएनए का स्ट्रैंड त्याग किया है, ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लिया है, जिसका सीक्वेंस आरएनए के सीक्वेंस के एग्जैक्टली बराबर होता है, बस थाइमिन की जगह पे आरएनए में यूरासिल होता है, इस प्रकार के स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है वो आरएनए के ठीक उल्टा होता है, उल्टा होना भी चाहिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी के नियम का पालन होता है। तो आरएनए का जो सीक्वेंस होगा ठीक उसका उल्टा सीक्वेंस होगा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड पे, एंटीसेंस स्ट्रैंड पे। बताइए ये एक छोटा सा टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक भूमिका है कि ट्रांसक्रिप्शन का भूमिका कैसे बनाया जाए। और बताइए ये भूमिका, ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? और उम्मीद है मेरी कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है, ट्रांसक्रिप्शन का क्या प्रोसेस है। छोटा छोटा वीडियो बनाने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप एक बार में इतना लंबा वीडियो नहीं पढ़िएगा, वो मुझे मालूम है, क्योंकि आप 10-10 मिनट 15 मिनट में पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं छोटा छोटा पोर्शन का ही वीडियो बनाता हूं कि थोड़ा इसको पढ़ लो, फिर थोड़ा घूम फिर लो और फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ लो। लेकिन पढ़ो ईमानदारी से, अगर पढ़ोगे तो समझ में जरूर आएगा और फिर आपको कहीं की भी जरूरत नहीं होगी। वीडियो देखना है, एनसीईआरटी पलट के देखना, एक एक लाइन आपको समझ में आएगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को समझते हुए। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।